जय हिंद साथियों, वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे क्रेश कोर्स का लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई के एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है, यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को जरूर से देखें। इसी चैनल पर आपको सभी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के कॉमरेड दीपक एकेडमी सर्च करके वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन यहाँ पर लेक्चर देखने के बाद कर सकते हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिंक। क्वेश्चन है कि जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया है, लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक निम्नलिखित में से कौन से विलयन में धातु को उनके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर 17 दिसंबर के पहले शिफ्ट में। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है क्लास में कि एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? जो एक धातु का क्या होता है, श्रेणी होता है। उस धातु में जो भी धातु उस श्रेणी में सबसे ऊपर रहते हैं वो क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील का क्या मतलब हो गया कि वो कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करते हैं, यहाँ पर विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर से क्या कर रहा हूं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में उस रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाशीलता श्रेणी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या है, धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। जो धातु ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो ये क्या है, एक धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, एक धातुओं की श्रेणी है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर घटते क्रम में धातुओं को सजाया गया है। जो धातु सबसे ऊपर होती है वो धातु अधिक क्रियाशील होती है और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो इस श्रेणी को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जास्ता है, उसके बाद लोहा है, फिर यहाँ पर लेड शीशा है, उसके बाद कॉपर है, फिर सिल्वर है एंड उसके बाद क्या है, सोना है। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था पहले कि पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। क्या मतलब हो गया, यहाँ पर पापा से हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, लेड हो गया, यहाँ पर कॉपर हो गया, फिर यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये है क्रियाशीलता श्रेणी, जो धातुओं की एक श्रेणी बनाई गई है जिसमें यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करा है, जिंक के एक टुकड़े को अलग अलग विलयन में रखा गया। तो जिंक के टुकड़े को क्या किया है, अलग अलग विलयन में रखा गया, जिसके 3 अलग अलग विलयन में, जिसमें पहला क्या है, लेड नाइट्रेट, दूसरा क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट और तीसरा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर किस किस विलयन को क्या करेगा, यहाँ पर जिंक जो है उसको क्या करेगा, विलयन में विस्थापित करने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जिंक जो है वो यहाँ पर किस विलयन को विस्थापित करने में सक्षम रहेगा। तो पहला है लेड नाइट्रेट और एल्युमिनियम सल्फेट। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या देखे कि लेड नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, जिंक से क्या होता है, कम होता है, और एल्युमिनियम क्या होता है, यहाँ पर जिंक से क्या होता है, यहाँ पर उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है।
तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को तो यहाँ पर विस्थापित कर देगा, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट को विस्थापित नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जिंक जो है वो क्या करेगा, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किए, फिर जाकर हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन किए। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को बल्कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तीन प्रतिरोध यहाँ पर दिया हुआ है, 3, 4 और 6 ओम को संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 हो जाए। तो यहाँ पर तीन प्रतिरोध दिया हुआ है, 3, 4 और 6 ओम का। हमें बनाना कितना है, 13 ओम का प्रतिरोध बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 ओम को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सभी को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यहाँ पर वोल्टेज के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 6। तो टोटल प्रतिरोध जो है R बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 4 + 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तीनों प्रतिरोध को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 13 ओम हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां, क्या कह रहा है, सबलित पत्तियां पाई जाती है। अब सबलित पत्तियां क्या होता है, आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबलित पत्तियां का मतलब हो गया जो पूर्ण तरीके से हरा नहीं होता है। क्या होता है इसका मतलब, सबलित पत्तियां का मतलब हो गया जो पूर्ण तरीके से क्या होता है, पूरी तरह, यहाँ पर पूरी तरह हरा नहीं होता है। क्या होता है, हरा नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरी तरह हरा नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलित पत्तियां कहते हैं। अब सबलित पत्तियां का यहाँ पर किसमें पाया जाता है, तो क्रोटोन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्रोटोन में पाया जाता है, जिसकी पत्ती जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण तरीके से हरा नहीं होता है। उसी को हम लोग कहते हैं सबलित पत्तियां, जो किसमें पाया जाता है, क्रोटोन में यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर नीम, गुलाब, केला, ये सब जो एग्जाम्पल है, इसकी पत्तियां पूरी तरीके से क्या होता है, हरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है। आरआरबी यहाँ पर जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का कौन सा गुण यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि चुंबकीय रेखाओं का जो गुण होता है वो कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जो पहला गुण है वो क्या है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र की तरह होता है और ये रेखाएं चुंबकीय के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव से हो पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, यहाँ पर क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। और जो क्लोज लूप बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, चुंबक से बाहर जो होता है वो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकल करके नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में जाता है। और यदि चुंबक के अंदर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ध्रुव के निकट क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है और जैसे जैसे ध्रुव से दूर बढ़ती है तो उसका घनत्व कम होता जाता है। तो ये भी मैंने आपको पहले से डिस्कस कर रखा है कि जो यहाँ पर ध्रुव होता है, जो पोल होता है, वहां पर क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और जैसे जैसे ध्रुव से दूर बढ़ते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, यहाँ पर कम होता जाता है।
तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्र रेखा जो होता है उस पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वो क्या करता है, उस क्षेत्र की दिशा बताती है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जहां जहां क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट रहते हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ये दूसरे पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि क्या होता है यहाँ पर, जो ध्रुव के निकट होता है वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, घनी होती है, इसीलिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टी को आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है। तो पहला है कि वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होते हैं। तो ये हमारा सही है कि चुंबक के बाहर क्या होता है यहाँ पर, कि चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर और यहाँ पर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होता है। दूसरा है कि वे सतत समवृत्त पास है। सतत समवृत्त पास का क्या मतलब हो गया कि क्लोज लूप, यहाँ पर क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर गुण जो है प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टी है उसके कॉन्सेप्ट को देख लिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिका में ये आकार बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रसधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसधानी। ये क्या होता है, रसधानी होता है जो जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटे आकार का होता है और यहाँ पर पादप कोशिका में क्या हो जाता है, बड़े आकार का हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम को क्या करते हैं, आत्महत्या की थैली करते हैं। क्या करते हैं, आत्महत्या की थैली। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली। यहाँ पर किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद है प्लेस्टिड, ये क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर प्लेस्टिड जो होता है वो क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कि फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, के माध्य में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था पहले क्लास में। अब यहाँ पर मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लेमिंग का जो होता है लेफ्ट हैंड रूल इस चीज को यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत मोटर में करते हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या करते हैं, मोटर में इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को हम लोग 90 डिग्री पर रखते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ पर अंगूठा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मध्यमा उंगली चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा तर्जनी होता है वो क्या दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर जो थंब होता है वो क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को शो करता है। किसको शो करता है, चालक पर लगने वाली बल की दिशा को शो करता है। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली, तो अभी हम लोगों ने देखा मध्यमा उंगली किसको शो करता है, विद्युत धारा की दिशा को शो करता है। किसको शो करता है, विद्युत धारा की दिशा को। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं। यहाँ पर आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परागकण जो होते हैं वो स्त्री के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा रखा है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होता है यहाँ पर मादा भाग, क्या होता है नर भाग, सारे मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अगेन मैं यहाँ पर सब कुछ फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर स्किप ना हो। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है। तो इसमें होता है एक यहाँ पर एंड्रोसियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये पुमंग क्या होता है, पुमंग होता है यह पुष्प का नर भाग होता है। अब जो पुमंग होता है इसमें क्या होता है कि ये कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुमंग जो होता है, जो पुष्प का क्या है, नर भाग है, ये कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब क्या करें कि प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। लंबा भाग तंतु फिलामेंट कहलाता है तथा अग्र भाग यहाँ पर परागकोश कहलाता है। तो यहाँ पर जो पुंकेसर होता है उसके क्या कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। इस तरीके से यहाँ जो लंबा वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट तंतु कहते हैं। और यहाँ पर जो अग्र भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। अब इसी परागकोश में क्या होता है, परागकण का विकास होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि परागकण का विकास कहाँ होता है, तो परागकोश में परागकण का विकास होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो यहाँ पर पुष्प के नर भाग होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो पुष्प के मादा वाले भाग होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पुष्प के मादा वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। अब जायांग क्या होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह भाग कार्पेल्स स्त्रीकेसर इकाई से मिलकर के बना होता है। तो जिस तरीके से वहां पर पुमंग जो होता है वो क्या था, यहाँ पर पुंकेसर से बना होता था, उसी तरीके से यहाँ पर जायांग किससे बना है, स्त्रीकेसर से बना हुआ है। अब जिस तरीके से वहां पर पुंकेसर के क्या होते थे, दो भाग होते थे, उसी तरीके से स्त्रीकेसर के यहाँ पर कितने भाग है, तीन भाग है। यहाँ पर क्या है, तीन भाग है स्त्रीकेसर के, जिसमें सबसे नीचे फूले भाग को अंडाशय ओवरी कहते हैं। जो सबसे नीचा होता है भाग उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, यहाँ ओवरी। मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तथा अग्र भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि परागन क्या होता है, परागन किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, परागन कहते हैं कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आपको याद रखने हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या किए, जो पुष्प के नर वाले भाग होते हैं, मादा वाले भाग होते हैं, सबको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है किस तरीके से होता है उनको भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या करा है, परागकण स्त्रीकेसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि परागकण क्या होता है, परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कहाँ स्थानांतरित किए जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्तिकाग्र हो जाएगा। तो यहाँ हमारा वर्तिकाग्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना होगा। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शक्ति हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं, यहाँ पर पावर। यहाँ पर कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दो टर्म होता है, एक होता है शक्ति और एक होता है ऊर्जा। तो यहाँ पर दोनों टर्म आपको याद रखने हैं कि जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं हम लोग, और जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि यहाँ पर शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बट्टा समय। क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा समय हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि पावर बराबर वर्क इंटू वर्क अपॉन टाइम यहाँ पर हो जाएगा। तो पावर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर वर्क कितना दे दिया है, यहाँ पर 50 जूल, और टाइम कितना दे दिया है 10 सेकेंड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 वाट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमारा है करेक्ट आंसर। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और कार्य करने की यहाँ पर दर को ही हम लोग क्या कहते हैं,
शक्ति कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और इस तरीके से जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर न्यूमेरिकल बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब अवतल दर्पण में क्या होता है यहाँ पर कि अवतल दर्पण में यहाँ होता है ध्रुव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर फोकस होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम लोग सी कहते हैं, और यहाँ इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है यहाँ पर दर्पण के सामने होता है। क्या होता है यहाँ पर दर्पण के सामने होता है यहाँ पर वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या कहाँ पे है यहाँ पर दर्पण के सामने है। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है दर्पण के सामने होता है। और जब वस्तु को यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो क्या होता है वास्तविक और समान आकार के प्रतिबिंब। यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और समान आकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है कि यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो आपने यदि अब पीछे 11 क्लास को नहीं देखा है तो उन 11 क्लास को आप जरूर से देखें। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम में उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इसीलिए यदि आपने अभी तक पिछले क्लास को नहीं देखा है तो उस सभी क्लासेस को आप जरूर से यहाँ पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। जो यहाँ पर हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक होता है वो यहाँ पर गर्भावस्था को कैसे यहाँ पर रोकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक, जैसे क्या हो गया यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है शरीर के हार्मोन संतुलन को बदल देती है। क्या करती है, शरीर के हार्मोन संतुलन को बदल देती है। इसके कारण अंडे का जो होता है क्या होता है मोचन, जो ओवल्यूशन होता है नहीं हो पाता है। तो जब गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती है तो इसके वजह से क्या होता है अंडे का मोचन नहीं, यहाँ पर जो होता है ओवल्यूशन नहीं हो पाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि जब अंडा ही नहीं निकलता तो निषेचन संभव नहीं होता है। इस प्रकार सब गर्भावस्था रुक जाती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब यहाँ पर गर्भ निरोधक के लिए गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती है तो वो क्या करती है गोलियां, वो क्या करती है कि अंडे का मोचन जो होता है ओवल्यूशन को यहाँ पर रोक देता है। जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर जब अंडा यहाँ पर नहीं निकलेगा तो उसके वजह से यहाँ पर क्या होता है निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो होता है गर्भावस्था क्या होती है रुक जाती है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वो गर्भ निरोधक किस तरीके से यहाँ पर गर्भावस्था को रोकती है। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं कि हार्मोन आधारित गर्भरोधक जो होता है गर्भावस्था को कैसे रोकता है। तो पहला ऑप्शन है कि अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदल कर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या करता है अंडे के यहाँ पर मोचन को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर गर्भावस्था नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होता है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। जो क्या होता है गतिज ऊर्जा क्या होता है उसकी गति के कारण होता है। जो वस्तु में उसकी गति होती है उसके कारण क्या होता है गतिज ऊर्जा होता है। दूसरा क्या कर रहे हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ये भी क्या है सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि आप द्रव्यमान को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तीसरा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ये भी क्या है सही है, जब वस्तु के वेग को बढ़ाओगे तो क्या हो जाता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा।
चौथा है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। तो ये क्या है, हमारा गलत स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट ही हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। जब आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट को जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर FeSO4। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इसको हम लोग यहाँ पर संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2FeSO4 प्लस, जब गर्म करते हैं, यहाँ पर हीट देते हैं हम लोग, यहाँ पर हीट की उपस्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर हीट की उपस्थिति में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यहाँ पर हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा FeSO4 का रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर हरा रंग का हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हरा रंग का होता है। और ये क्या होता है, भूरा रंग का होता है। क्या होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, भूरा रंग का होता है। तो यहाँ पर याद रखना है हरा रंग का होता है और ये क्या होता है, भूरा रंग का होता है। तो ये भी पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि FeSO4 को जब गर्म किए तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बना है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फेरस सल्फेट को अभी हम लोगों ने देखा कि गर्म करने पर क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर कभी कभी कलर भी पूछ देता है, तो फेरस सल्फेट का कलर हरा होता है और फेरिक ऑक्साइड जो बनता है उसका कलर क्या होता है, यहाँ पर भूरा कलर होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहा है, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़े में विखंडित हो जाते हैं। तो आरआरबी जेई का यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का, जो 17 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है खंडन। ये क्या है, एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो होता है। ये क्या है, खंडन। इसमें क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या रहा है कि खंडन यह एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर अपने शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और हर टुकड़ा नया पूर्ण जीव बन जाता है। इसमें क्या होता है खंडन में कि जब यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने लगता है, यहाँ पर परिपक्व होता है, तो अपने शरीर के क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेता है और हर टुकड़ा जो वो टूटता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक नए जीव के रूप में बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, स्पाइरोगारा। ये क्या है, एक बहुकोशिकीय शैवाल है। यह जब यह परिपक्व हो जाता है तो इसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा स्वतंत्र रूप से बढ़कर नया स्पाइरोगारा बन जाता है। तो अभी हम लोगों ने किसको समझ लिए, खंडन को समझ लिए। जो यहाँ पर क्या होता है, एक अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि जीव अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ लेते हैं और हर टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण जीव के रूप में यहाँ पर बन जाता है, पूर्ण जीव की तरह कार्य करने लगता है। तो ये था हमारा खंडन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और ये आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। जो स्पाइरोगारा होता है उसमें क्या होता है, खंडन प्रक्रिया होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन अब कर रहा है कि बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रक्रिया में होता है, तो खंडन प्रक्रिया में होता है कि अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और जो वहां पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं। तो ये था हमारा खंडन प्रक्रिया, जो क्या है, एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्या कर रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की इपिथीलियम से बना होता है। तो यहाँ पर इपिथीलियम क्या होता है, इपिथीलियम एक उत्तक है। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इपिथीलियम एक उत्तक होता है
तो सबसे पहले यहाँ पर मानव शरीर में कितने तरह के ऊतक पाए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर क्या करेंगे, जो इपिथेलियम ऊतक से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टाइप्स हैं उनके उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करा यहाँ पर होता है, जंतु कोश का जो एनिमल टिश्यू होते हैं उसमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला क्या है, इपिथेलियम ऊतक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपकला ऊतक भी कहते हैं। अब ये ऊतक क्या होता है, ये ऊतक यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि इपिथेलियम ऊतक का क्या कार्य है। तो इपिथेलियम ऊतक क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन, संयोजी ऊतक। तीसरा है हमारा यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू, ये क्या होता है, ये होता है पेशी ऊतक। ये क्या होता है, ये अंगों में गति प्रदान करवाने में मदद करता है। जो अंग हम चल पाते हैं तो जो गति प्रदान होता है हमारे अंगों में वो किसके कारण होता है, पेशी ऊतक के कारण होता है, मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। चौथा जो है वो क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है यहाँ पर, तंत्रिका ऊतक इसको हम लोग कहते हैं। तो ये इस ऊतक का क्या कार्य है, ये ऊतक सूचनाओं का मस्तिष्क एंड अंग के बीच आदान प्रदान करता है। तो जो सूचनाएं प्राप्त होती है यहाँ पर, सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान मस्तिष्क एवं अंगों के बीच आदान प्रदान कौन करता है, यहाँ पर नर्वस टिश्यू जो तंत्रिका ऊतक होता है वो यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, इपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, चारों ऊतक के यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं कि किस ऊतक का क्या कार्य है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी ऊतक के कार्य को आपको याद रखना है कि किस ऊतक का उपयोग यहाँ पर कौन से ऊतक के क्या कार्य है। तो यहाँ पर हम लोग सभी ऊतक को समझ लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि उपकला ऊतक जो इपिथेलियम ऊतक है इसके कई यहाँ पर टाइप्स होते हैं। उस टाइप को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो इपिथेलियम ऊतक होता है वो कितने होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सल्की इपिथेलियम। जो हमारा अभी क्वेश्चन था वो क्या किससे रिलेटेड था, सल्की इपिथेलियम से ही था। तो पहला क्या है, सल्की इपिथेलियम, ये क्या कर रहा है कि त्वचा का बाहरी परत इसी ऊतक का बना होता है। तो यहाँ पर त्वचा का जो बाहरी परत वो होता है वो किससे बना होता है, तो सल्की इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। दूसरा क्या है कि स्तंभाकार इपिथेलियम। अब इसका क्या कार्य है, कह रहा है कि उस अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करती है जहां अवशोषण या श्रावण का काम होता है, जैसे आंख, अमाशय, पित्ताशय। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्तंभाकार इपिथेलियम शरीर के उस अंग में पाया जाता है यहाँ पर जहां क्या होता है, अवशोषण या श्रवण का काम होता है। जैसे आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण या श्रवण का कार्य होता है। तो यहाँ पर जो ऊतक पाए जाते हैं वो किस प्रकार के ऊतक होते हैं, ये स्तंभाकार इपिथेलियम ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर घनाकार इपिथेलियम। अब घनाकार इपिथेलियम का यूज क्या होता है, तो यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो शरीर में जो ग्रंथि का निर्माण होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर घनाकार इपिथेलियम के द्वारा क्या होता है, शरीर में यहाँ पर यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। अगला है हमारा यहाँ पर पक्षाम्बी इपिथेलियम। पक्षाम्बी इपिथेलियम क्या होता है, अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ का को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अंगों द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो क्या करता है, उसको क्या करता है यहाँ पर सीलिया के द्वारा गति प्रदान करता है। कौन, यहाँ पर पक्षाम्बी इपिथेलियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए। जो यहाँ पर जंतु के ऊतक होते हैं जो 4 टाइप के होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया, और यहाँ पर जो इपिथेलियम ऊतक के 4 टाइप्स होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की इपिथेलियम से बना होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा सल्की इपिथेलियम से कौन सा बना होता है, यहाँ पर त्वचा में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर सल्की इपिथेलियम ऊतक बना होता है यहाँ पर त्वचा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ठोस CO2 दाब को डैश तक यहाँ पर कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में यहाँ पर क्या होता है
परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर डैश छूट गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, डैश है कि ठोस CO2 दाब को डैश तक गर्म करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ठोस CO2 को हम लोग एक वायुमंडलीय दाब तक यहाँ पर क्या करते हैं, दाब को एक वायुमंडल तक बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए बिना क्या होता है, सीधे यहाँ पर क्या हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन होता है कि जब कोई पदार्थ क्या होता है, यहाँ पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव में परिवर्तन हुए, क्या होता है, यहाँ पर गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जैसे यहाँ पर क्या हो गया, कपूर हो गया। तो ये क्या होता है, इसको जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन को दो संस्करण क्या कहलाता है। यहाँ पर तो किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर हम लोगों को समझना है। आरआरबी जेई का यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है एक यहाँ पर जीन प्रारूप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, यहाँ पर किसी जीव की अनुवांशिक बनावट है। क्या होता है यहाँ पर, जीन प्रारूप जो होता है यहाँ पर जीनोटाइप जो क्या होता है, किसी जीव की अनुवांशिक बनावट है। जीन प्रारूप को हमेशा अक्षरों के जोड़ों में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, टीटी हो गया, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल टी हो गया। लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, वही यहाँ पर स्मॉल टी क्या है, बौने पौधे का जीन प्रारूप है। तो यहाँ पर जो टी तथा टी एक ही जीन के अलग अलग रूप है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब हो गया कि जीन प्रारूप जो होता है किसी जीव की क्या है, अनुवांशिक यहाँ पर बनावट है। जीन प्रारूप को हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर अक्षरों के जोड़े में क्या करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लंबा पौधा है। और यहाँ पर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर संकर लंबा हो गया, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकर लंबा कहते हैं। तीसरा, जब दोनों छोटा टी होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बोना यहाँ पर पौधे कहते हैं। तो ये किस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है, तो जीन प्रारूप के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, अगला है हमारा क्या क्या यहाँ पर कि जब टी तथा टी एक ही जीन के अलग अलग रूप है। ये जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर जो लंबा पौधा था, यहाँ पर संकर लंबा था, उसके बाद बोना पौधा था जिसमें दो टी का यूज किया गया था। तो दोनों टी क्या है, यहाँ पर एक ही जीन के क्या है, यहाँ पर अलग अलग रूप है। तो इसी को यहाँ पर डिफिनेशन में बोल रहा है कि एक ही जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर जो होता है एक ही जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे यहाँ पर टीटी हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर अलग अलग रूपों को एलील कहेंगे यहाँ पर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए कि यहाँ पर जीन के जो दो अलग अलग संस्करण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है जो आपको याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट को क्या करना है, हम लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है, आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पर सही है, प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है। दूसरा, कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, तो ये कोयला हमारे शरीर में नहीं पचता है। तीसरा, चावल हमारे शरीर में पच जाता है, तो हाँ चावल हमारे शरीर में पच जाता है। अगला कि प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता है, तो ये भी क्या है, सही है, विघटित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोयला हमारे शरीर में पच जाता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था, गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट का यूज जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धोवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके निर्माण में यहाँ पर
सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सोडियम कार्बोनेट होता है वहां पर वो क्या होता है और उसका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट कह रहा है यहाँ पर धोवन सोडा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब ये किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये साल्वे प्रक्रिया या अमोनिया सोडा प्रक्रिया से क्या होता है, धोवन सोडा प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि साल्वे प्रक्रिया या अमोनिया सोडा प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पर धोवन सोडा या वाशिंग सोडा का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। जिसमें किसका यूज किया जाता है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जल के अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए यहाँ पर वाशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जल के अस्थायी खारापन होता है इसको दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो धोवन सोडा होता है, वाशिंग सोडा, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में किसका यूज होता है, वाशिंग सोडा का। दूसरा है कठोर जल को मृदु बनाने में भी यहाँ पर वाशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी किसका यूज होता है, यहाँ पर धोवन सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेकिंग सोडा, बोरेक्स आदि के निर्माण में भी किसका यूज होता है, यहाँ पर वाशिंग सोडा का निर्माण यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर घरेलू सफाई में, घरेलू सफाई में भी क्या होता है, यहाँ पर वाशिंग सोडा, धोवन सोडा का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए कि धोवन सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किस बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो धोवन सोडा है, वाशिंग सोडा, उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, गलत स्टेटमेंट, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमको सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट हम लोग फिर भी आगे पढ़ते हैं, क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का उत्पादन में होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बोरेक्स के निर्माण में किसका, बोरेक्स को बनाने में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के यूज में, तो उसमें मैंने बोरेक्स भी बताया था आपको। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के सफाई में, तो ये भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि घरों के सफाई में सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो हम लोगों को सिलेक्ट करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे किस भाग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें जो रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है उसको समझते हैं। उसमें फिर क्या समझेंगे हम लोग, जो रोपण ग्राफ्टिंग होता है उसको, उसमें किस भाग का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस तरीके से होता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं। क्या है, इस प्रक्रिया के जनन में केवल पौधों में होता है। तो जो ये जो होता है कायिक जनन, ये किसमें होता है, केवल पौधों में होता है। पुराने पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो पुराने पौधे होते हैं उससे नए पौधे का बनना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। अब जो यहाँ पर था ग्राफ्टिंग, जो रोपण यहाँ पर पूछा गया था, अब उसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पर रोपण क्या होता है। तो रोपण कायिक जनन की एक कृत्रिम विधि है जिसमें दो पौधों के तने को जोड़ा जाता है। तो रोपण क्या होता है, रोपण क्या होता है कि जब कायिक जनन की एक क्या है, एक कृत्रिम विधि है जिसमें क्या करते हैं, दो पौधे के तना को जोड़ा जाता है। जिसमें किस तरीके से जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक पौधा होता है, उसके यहाँ पर क्या करते हैं, तने को दूसरे पौधे के जो जड़ के साथ पौधे लगा होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या होता है कि जिस पौधे का जड़ सहित निचला भाग होता है उसे स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है
कि एक तने को दूसरे तने से जोड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है एक तने को काट करके दूसरे जड़ सहित जो तना लगा हुआ रहता है उसमें जोड़ा जाता है यहाँ पर। तो जो जड़ सहित तना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जड़ सहित तना रहता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। और अगले क्या है कि जिस पौधे का ऊपरी तना या टहनी लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइओन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइओन कहते हैं। तो यहाँ पर दो यहाँ पर टर्म है जो आपको समझने हैं, क्या है, एक स्टोक और दूसरा है सायोन। तो स्टोक क्या होता है कि जो जड़ सहित जो तना होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तना को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। और वो दूसरा तना जिसको हम लोग क्या किए, जड़ से काट करके यहाँ पर जड़ सहित जो तना है उसमें जोड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सायोन कहते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगला क्या है, दोनों भाग तना के होते हैं और जुड़ने पर एक नया उन्नत गुण वाला पौधा बनता है। तो जब दोनों तना को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, एक नया उन्नत गुण वाला पौधा यहाँ पर बनता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या हो गया, आम हो गया, गुलाब हो गया यहाँ पर, और नींबू हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कायिक जनन के क्या है, एग्जाम्पल्स है, जिसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा यहाँ पर कायिक जनन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो कायिक जनन है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए, साथ ही साथ यहाँ पर क्या किए, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर जो दो टर्म है उन टर्म को भी समझ लिए कि ये स्टॉक क्या होता है और यहाँ पर सायोन क्या होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कशन कर दिया है। तो आपके एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है उस क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, जो अभी हम लोगों ने देखा कायिक जनन भी उसको कहते हैं, की प्रक्रिया में रोपण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि ग्राफ्टिंग में किसका यूज करते हैं हम लोग, पौधे के तना के का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं ग्राफ्टिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि उस समीकरण का चयन कीजिए, उस सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रही वस्तु को अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को सही इक्वेशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सही इक्वेशन बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, तीन इक्वेशन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एक क्या होता है यहाँ पर s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपको याद रखने हैं। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये तीन जो इक्वेशन होते हैं ये तीनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन से हम लोग मैच करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो ये हमारा क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है तो u प्लस हाफ ए टी दिया हो तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या है, v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर यहाँ पर u ए टी हो जाएगा, u प्लस ए टी, तो ये हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या करना था, सही इक्वेशन को क्या करना था, सिलेक्ट करना था। तो कौन सा है यहाँ पर सही इक्वेशन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर केवल सी क्या है, यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ना सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी को आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब बढ़ते क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो होता है द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, मतलब द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। तो ये किस नियम के तहत होता है, तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कर रहा है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है यहाँ पर और ना ही क्या किया जा सकता है, विनाश किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि डैश हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 उसका जो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर दोनों सेट क्या होने चाहिए, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो समीकरण संतुलित नहीं है।
दूसरा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये हमारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, HO2 है तो HO2 तो होता नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब हो गया कि H2O2 होता है। क्या होता है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा है कि H2O2 जब 2 से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ये भी क्या है, यहाँ पर समीकरण संतुलित है, बट यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है वो H2O2 होता है। इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दूसरा जो है उसको सिलेक्ट नहीं किए। यदि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात नहीं करता, यहाँ पर सिंपली बोल देता है कि समीकरण संतुलित कौन सा है उसको सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम दूसरे को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते थे। तीसरा हम लोग देखते क्या है, H2O2 है तो H2 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर 3 हो गया। तो ये क्या है, असंतुलित है। तो इस तरीके से यहाँ पर संतुलित समीकरण में क्या देखना है कि दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो उच्च सांद्रता किसकी होती है, फलों और बीजों में बात करें तो यहाँ पर साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो होती है उसकी सांद्रता क्या होती है, उच्च होती है। अब साइटोकाइनिन हार्मोन में क्या होता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन पादप के यहाँ पादपों के कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है, यहाँ पर जो पादपों में कोशिका विभाजन होता है उसमें क्या करता है, साइटोकाइनिन यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं तथा वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। तो वृद्धि एवं विकास को भी यहाँ पर क्या करता है, साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। अब क्या है अगला, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। और साथ ही साथ ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, खरपतवारनाशी की भी भूमिका निभाता है। खरपतवारनाशी का क्या मतलब हो गया कि जो यहाँ पर खरपतवार होता है उसको क्या करता है, यहाँ पर उसके यहाँ पर हटाने का भी काम करता है। कौन सा यहाँ पर खरपतवारनाशी के रूप में यूज किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन को। अगला क्या है हमारा यहाँ पर, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, पौधों को यहाँ पर बौना पौधा जो होता है, बौना पौधा उसको क्या करता है, यहाँ पर लंबा करने का कार्य करता है तथा पादपों में वृद्धि में सहायता करता है। क्या होता है यहाँ पर, जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वह बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है तथा यहाँ पर पादप के वृद्धि में भी सहायता करता है। अगला क्या है, एब्सिसिक यहाँ पर अम्ल क्या करता है, वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह कार्य करता है। कौन यहाँ पर, एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर ना सिर्फ हम साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है उसको समझे, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन यहाँ पर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर जो है मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अधिक सांद्रता में कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा यहाँ पर, साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा, जो क्या करता है यहाँ पर उच्च सांद्रता में या अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, HNO3 यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो H के लिए क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक, उसके बाद प्लस N का हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पर प्लस 3 दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पर 1 प्लस 14 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 8 4 12 1 13, यहाँ पर का 3 4 1 5 1 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 यू हो जाएगा। यू क्या हो गया यहाँ पर यूनिट हो गया यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का, तो यहाँ पर 63 यू जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या है याद रखने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है आणविक द्रव्यमान यहाँ पर निकाला जाता है। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ रहता है सबके सेपरेट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है सबके सेपरेट द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, यहाँ पर जो है आणविक द्रव्यमान निकल गया कि टोटल जो अणु है उसका द्रव्यमान कितना है। तो इस तरीके से आपको आणविक द्रव्यमान निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में होता है क्या समानता होती है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या यहाँ पर अंतर होता है। तो अलैंगिक जनन इसको हम लोग क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या लैंगिक जनन जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि अकेला जीव भाग लेता है जो अलैंगिक जनन होता है, और इसमें क्या होता है यहाँ पर लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्या होता है मेल होता है, दूसरा क्या होता है फीमेल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है किसी भी प्रकार के युग्मक भाग नहीं लेते जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है यहाँ पर जायगो, यहाँ पर क्या होता है गेमेट जो होता है भाग नहीं लेता है, किसी भी प्रकार के युग्मक जो होता है गेमेट भाग नहीं लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में युग्मक भाग लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ हमारा कि निषेचन नहीं होता है, किसमें अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है यहाँ पर निषेचन होता है। अगला है हमारा यहाँ पर असूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन होता है किसमें अलैंगिक प्रजनन में, जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है लैंगिक और अलैंगिक जनन में जो है अंतर याद रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कई सारे एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर क्या करना है सत्य कथन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या कर रहा है इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, तो नहीं, इसके लिए क्या होता है यहाँ पर निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इसमें दो जनक जीव संलग्न होते हैं, तो इसमें दो जनक जीव संलग्न नहीं होते हैं, केवल एक ही जीव यहाँ पर भाग लेते हैं, चाहे वो मेल हो यहाँ पर फीमेल हो, जो एक ही जीव भाग लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या है इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके परिणाम स्वरूप जो होता है यहाँ पर संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है। और चौथा क्या है कि इसके लिए यहाँ पर जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है, तो नहीं, यहाँ पर जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर क्या था स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट को हम लोगों को सिलेक्ट करना था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता क्या है इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं। क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि जब किसी कंडक्टर को हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या हो गया कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, उसमें यदि किसी कंडक्टर को हम लेके जाते हैं तो ये कंडक्टर क्या करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये किसने बताए थे ये फेराडे बताए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर क्या हो गया फेराडे का यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये किसने दिए थे फेराडे ने दिए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया कि जब किसी कंडक्टर को किसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं यहाँ पर। तो ये आपको याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्या करा है कि यहाँ पर सहसंयोजक रूप जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है में आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है। तो यहाँ पर आरबीएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सहसंयोजक बंधन मैंने आपको बताया था पहले क्लास में भी कि यहाँ पर जो होता है केमिकल बॉन्डिंग चार टाइप से होता है। एक होता है यहाँ पर सहसंयोजक बंधन, पहले होता है आयनिक बंधन, फिर होता है सहसंयोजक बंधन, तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंधन और चौथा होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर पहले क्लास में भी मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पर बंधन बनता है, जो किसमें होता है अधातु प्लस अधातु में होता है। मतलब अधातु और अधातु के बीच क्या होता है यहाँ पर सहसंयोजी बंधन बनता है। नेक्स्ट क्या है कि ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा द्रवित अवस्था में कुचालक हो जाते हैं। कौन यहाँ पर सहसंयोजिक यौगिक जो होता है। सहसंयोजिक यौगिक का क्या मतलब हो गया, ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंधन बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सहसंयोजिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक का क्या मतलब हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सब क्या है कार्बनिक विलायक है में विलय होते हैं। तो जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो क्या होता है जल में अविलय होता है, जल में नहीं घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। जैसे क्या हो गया HCl हो गया, H2S हो गया, Cl2 हो गया, SN2 हो गया। तो ये क्या है सहसंयोजिक बंधन है, यहाँ पर सहसंयोजिक यौगिक है। दूसरा क्या है यहाँ पर उप सहसंयोजिक बंधन। अब ये क्या होता है कि साझेदारी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था सहसंयोजी बंधन में, तो साझेदारी दोनों तरफ से हो रहा था। यहाँ पर दो धातु मिलकर के यहाँ पर क्या कर रहे थे सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कर रहे थे। तो साझेदारी जो हो रहा था यहाँ पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा था दोनों अधातु की तरफ से। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि उप सहसंयोजी बंधन में साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उप सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया NH3 BF3 NH4 Cl। तो ये क्या है उप सहसंयोजी यौगिक है। अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन। तो हाइड्रोजन बंधन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ये अन्य परमाणुओं के बीच नहीं होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सिर्फ तीन एलिमेंट जो है फ्लोरीन, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन और हाइड्रोजन बंधन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को देख लिए, और यहाँ पर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी यहाँ पर क्या किए यहाँ पर समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहसंयोजी रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है। तो इसका जो होता है क्वथनांक कम क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन है कि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजिक बंधन होता है किंतु अंतर आणविक बल क्या होता है दुर्बल होता है। दूसरा क्या है अणुओं के भीतर प्रबल अंतर आणविक यहाँ पर बल होता है किंतु सहसंयोजिक आबंध दुर्बल होता है। तीसरा है अणुओं के भीतर यहाँ पर प्रबल सहसंयोजिक बंधन होता है और प्रबल अंतराणविक बल होता है। चौथा है कि अणुओं के भीतर दुर्बल सहसंयोजिक यहाँ पर आबंध होता है और किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। तो इसका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि यहाँ पर क्या होता है सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है सहसंयोजिक बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सहसंयोजिक बंधन का यूज होता है, तो अणुओं के बीच क्या हो जाएगा प्रबल सहसंयोजिक बंधन बंधेगा तभी वो सहसंयोजिक यौगिक बनेगा। उसके बाद क्या होता है उसमें किंतु अंतर आणविक बल क्या होता है वो दुर्बल होता है। तो दुर्बल का मतलब क्या हो गया कमजोर अंतर आणविक बल बनता है सहसंयोजिक यौगिक में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर संतुलित समीकरण किस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम लोग किए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सत्य आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर है कि अभी हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ जो होता है वो क्या होने चाहिए परमाणुओं की कुल संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे कि समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या है संतुलित समीकरण है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है वृषण उदर गुहिका में स्थित होते हैं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा क्या है वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं, तो ये हमारा क्या है
सही स्टेटमेंट है। जो वृषण होता है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, जो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है। तो आरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब MnO2 प्लस 4HCl होता है तो यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O, 2H2O क्या बनेगा 2H2O। जब इसको आप यहाँ पर क्या करना है, जब संतुलित करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे Mn हो गया तो Mn हो गया, Cl2 यहाँ पर कितने हैं, 4 Cl2 है तो 4 Cl2 है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, H2 हो गया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो संतुलित समीकरण हो गया यहाँ पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MnCl2, Cl2 और 2H2 का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो सिंपली जब आप यहाँ पर MnO2 प्लस 4HCl को अभिक्रिया करवाओगे तो यहाँ पर MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O का निर्माण होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन किए, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे सभी कॉन्सेप्ट को देखे हैं यहाँ पर। तो आगामी रेलवे के किसी एग्जाम को आप यदि टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। ये आज का हमारा 12 लेक्चर था, इससे पहले 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो उस लेक्चर्स को भी आप जरूर से देखें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। और एग्जाम्स में जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा है वो लेटेस्ट जो 2024 के अभी रिसेंटली एग्जाम में हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो रेलवे फॉलो कर रहा है जिस ट्रेंड को, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर को फॉलो करें। 1 से 12 तक यदि आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट उसको देखें। और इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर सिंपली टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके कॉमरेड दीपक एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।